नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। जी हां, हर बुधवार शाम 3:30 बजे कल की तैयारी की जगह हम आपके लिए लेकर आते हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, क्योंकि बहुत कम समय में इस शो को जिस तरह का आपका बेपनाह प्यार मिल रहा है, जिस तरह से आपका सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से आपकी सराहनाओं के हमारे पास तमाम मैसेजेस आ रहे हैं, वो सभी इस शो का दायरा और बढ़ाने पर हमें मजबूर करते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि सारे सवालों को शामिल किया जाए। इसलिए हमारी कोशिश है कि हफ्ते में एक दिन कल की तैयारी की जगह हम आपके शेयर बाजार सबका अधिकार के सवालों को शामिल करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब दिया जा सके। ईटी नाउ स्वदेश की यह खास मुहिम आम निवेशकों के हाथों को मजबूत करती है, उन्हें इन्फॉर्म करती है, उनमें शेयर बाजार के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करती है। हमारी कोशिश यही है कि हम 1 करोड़ निवेशकों तक पहुंचे जो कि शेयर बाजार से जुड़ सकें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, न सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड बल्कि शेयर बाजार की अगर बेसिक बातें भी आपको कुछ नहीं समझ आ रही हैं, आपको स्टॉप लॉसेस नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको एवरेज करने का पूरा गणित नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी बेसिक से बेसिक जानकारी भी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपके स्क्रीन पर हम एक क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप के जरिए अपना नंबर और बाकी जानकारियां, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने सवाल आप भेज सकते हैं। हम फिर आपको कांटेक्ट करेंगे, नहीं तो आपके व्हाट्सएप के सवालों को शामिल करेंगे। यही नहीं, यूट्यूब पर लाइव देखते हुए, जी हां, ध्यान से सुनिए, यूट्यूब पर लाइव देखते हुए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और इन सवालों को भी हम अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। आज हमारे साथ एक बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए। हमारे साथ हेंसेक्स सिक्योरिटीज के महेश ओझा साहब जुड़े हुए हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में। और सबसे पहला जो सवाल है मैं यूट्यूब के जरिए ही लेना चाहूँगा। हमारे एक दर्शक हैं सीतापुर यूपी से, उन्नति मल्होत्रा, और इनका सवाल है अशोक लेलैंड पे। शेयरों की संख्या 300 इनके पास और इन्होंने 176 रुपए के करीब इसकी बाइंग की है। अगले 3 साल का नजरिया चाहते हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए, अशोक लेलैंड 176 के करीब की खरीद है, 300 शेयर, 3 साल रुक कर, क्या नजरिया बन रहा है? डेफिनेटली फंडामेंटली काफी बढ़िया काउंटर इन्होंने चूज किया हुआ है। तो ये काउंटर जो है, अगर इन्होंने 3 साल के हिसाब से लिया हुआ है तो मेरे हिसाब से बढ़िया काउंटर लिया है। और 3 साल में ये कम से कम 300-350 के लेवल जो है वो बताना चाहिए लॉजिकली। और अगर इनका व्यू अगर साल से ऊपर है तो साल के अंदर भी 225 से 240 तक की रेंज जो है वो आ जानी चाहिए। अल्टीमेटली बढ़िया काउंटर है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मूवमेंट थोड़ा स्लो रहता है कंपेयर टू अदर काउंटर, बट स्टॉक स्पेसिफिक बढ़िया है। और इसमें आने वाले टाइम में हम कुछ नए अपडेट्स भी देखेंगे, जैसे कि कंपनी अपडेट कर रही है तो उसमें कुछ नए बसेस के और नए टेक्नोलॉजी के अपडेट्स भी एक्सपेक्टेड है। तो जैसे ही वो आएंगे तो इसमें एक मोमेंटम अच्छा खासा बन सकता है। तो 3 साल के हिसाब से इसको होल्ड करिए और बढ़िया पिक है, आप इसमें बने रहिए। बिल्कुल, तो 2 से 3 साल के लिए आपको बने रहना है। क्वालिटी स्टॉक है और आपको अहम लेवल्स और बाकी जो नजरिया है वो महेश जी ने बताया। चलिए, कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हरीश जैन जी हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? मैं पूना धनकवड़ी एरिया से बात कर रहा हूँ, पूना से बात कर रहा हूँ। हरीश जैन नाम है। जय जिनेन्द्र साहब। जी जी, जय जिनेन्द्र आपको भी। और मैं जेपी पावर मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है जी, और लेना है क्या? 19 रुपए में लिया हुआ है पहले मैंने। ठीक है, जेपी और पावर आपने ले सकते हैं 19 क्या? और रुपए पे लगभग लिया 6, हुआ है। 7, 8 महीना रुक सकता हूँ। ठीक है, 7 से 8 महीने और रुक सकते हैं और इन लेवल से भी क्या खरीदारी की जा सकती है? महेश जी, पावर पहले उन्होंने 19 रुपए में खरीदा था, 7 से 8 महीने का नजरिया है और जानना चाहते हैं क्या इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है? अगर जेपी पावर नहीं तो फिर कोई और विकल्प भी इनको दीजिए। महेश जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, डेफिनेटली जेपी पावर में ये बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका नजरिया जो है अगर थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म नजरिया है तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेवल पे खरीदारी की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे अगर एवरेज आउट कर सकते हैं तो 16, 15 या 16 के करीब आए तो और एवरेज आउट कर सकते हैं। इस
इसके अंदर टारगेट जो है 26 से 28 रुपए के बन रहे हैं, और साल भर का नजरिया रखिए तो 30 के करीब भी टारगेट आराम से इसमें आ सकते हैं, और शायद हो सकता है कि एक बार कोई मोमेंटम बने तो इसको वापस एक 30 भी सरपास कर ले। और स्टॉक स्पेसिफिक ठीक है, और यहाँ से लगता है कि ये एक और अपसाइड यहाँ पे विजिबल है, तो आप इसमें बने रहिए, थोड़ा और ऐड कर सकते हो, डिप कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके सामने एक बेहतर रणनीति महेश जी की तरफ से आती हुई। चलिए इन सब के बीच में एक और खास एक्सपर्ट को अपने शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शो के लिए समय देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल जो है वो यूट्यूब से लेते हैं, लाइव बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब मुहिम अभी हमने शुरू की और इस तरह से लोगों का रिस्पांस आए। रेणुका गोड बोले हैं और इनका सवाल टाटा केमिकल पे है। 50 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 1125 की बाइंग है इनकी, एक साल का नजरिया चाहती हैं रेणुका। टाटा केमिकल 1125 की बाइंग। लक्ष्मीकांत जी, एक साल के लिए क्या होगा आपका नजरिया? टाटा केमिकल पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन मोड में ट्रेड कर रहा है। मुझे यहाँ से लगता है कि 1155 के ऊपर एक ब्रेकआउट आना चाहिए इसमें, जहाँ से इसमें हमें अपवर्ड रैली देखने को मिलेगी और वहां से स्टॉक 1280 से लेकर 1300 के लेवल्स को टच कर सकता है। निचले स्तर पर यहाँ पर हमें 1050 का स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो लेवल्स का खास तौर पर ध्यान रखिए, स्टॉप लॉसेस का विशेष रूप से ख्याल रखिए और यहाँ से जो है वो नज़रिया आपको बेहतर मिलता हुआ। संदीप त्रिपाठी हैं और इनका सवाल है कि इन्हें वोडाफोन आइडिया के एफपीओ में शेयर मिले हैं, क्या इसे लंबी अवधि के लिए रखा जा सकता है या फिर कल लिस्ट होने के बाद इसे बेच देना चाहिए? महेश जी, बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल है। एफपीओ में वोडाफोन आइडिया के शेयर मिले हैं इन्हें, लंबी अवधि के लिए क्या रखा जा सकता है या कल इनको सेल ऑफ कर दें? बताइए क्या राय होगी आपकी? डेफिनेटली दो व्यूज इन्होंने ऑलरेडी बना दिए हैं। लंबी अवधि में अगर इनका नजरिया है तो लंबी अवधि कितनी है उन्होंने मेंशन अगर किया रहेगा तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। बट यस, 11 रुपए में मिल रहा है, 13 रुपए आपको, 13 साढ़े 13 के बीच में अगर आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं पे वो एक बार का बुक करके वापस से लो लेवल में एंटर करना ज्यादा बेनिफिटेबल रहता है। 11 से 13 का गैप जो है परसेंटेज वाइज देखे तो वो भी ठीक ठाक रहता है। बट यस, अगर कोई अगर वैसा लिस्टिंग नहीं अपने को एक्सपेक्टेड है या फिर और ज्यादा डिप दिख जाता है तो आप लंबी नजरिए के हिसाब से भी इसको होल्ड कर सकते हैं। बुक्स में पैसा आने के बाद में बुक्स में थोड़ी सी सुधार एक्सपेक्टेड है, और कहीं ना कहीं पे टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है इसमें भी कुछ ना कुछ नए सुधार एक्सपेक्टेड है। नई गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हम लोग आउटकम दे सकते हैं। जिस हिसाब से इसमें एंकर का जो बिडिंग आया है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ये हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में इनको थोड़ा सा यहाँ से अपसाइड जो है जरूर मिल जाएगा, 17-18 के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। बट यस, अगर आपको 13 के बीच में मिलता है तो एक बार बुक करके वापस में लोअर में री एंटर करने की सोचिएगा। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया में आपने जिस तरीके का नजरिया दिया उस पर आपको बेहतर रणनीति मिलती हुई, खास ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। संदीप हैं जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ। संदीप नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सर। पहले तो मैं 18 आवर्स स्वदेश को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इसके थ्रू ही मैं सर इन्वेस्टमेंट की लाइन में आया हूँ सर, देख के 18 आवर्स स्वदेश को, तो थैंक यू फॉर दिस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये काफ़ी बेहतर लगता है जब हमारी मुहिम इस तरह से असर करती है और लोगों को फाइनेंशियली जो है उनकी जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। पूछिए संदीप जी, आपकी क्या सेवा की जाए, क्या आप जानना चाहते हैं? जी सर, मैं बीईएल और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में फ्रेश एंट्री करना चाहता हूँ सर। ठीक, और लॉन्ग टाइम के लिए, तो लेवल मुझे थोड़ा फेवरेबल मेरे लिए। ठीक है। लॉन्ग टर्म का कुछ नजरिया बताइए, 1 साल 2 साल, कितना आपका नजरिया? हाँ, 2 to 3 years। 2 to 3 years। वैसे स्टॉक्स आपने बड़े क्वालिटी के सेलेक्ट किए हैं, जियो फाइनेंस और बीईएल दोनों ही क्वालिटी स्टॉक्स हैं। बीईएल में आज मिड मार्केट में भी हमने सलाह दी थी और काफ़ी बेहतर संकेत यहाँ पर नज़र आते हुए। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जियो फाइनेंशियल और बीईएल में एंट्री करना चाहते हैं, ज़रा बताइए एंट्री के लेवल्स
कहाँ बेहतर नजर आ सकते हैं और लंबी अवधि का नजरिया है 2 से 3 साल का? ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश नजर आ रहा है, बट अगर ये एक थोड़ा सा फ्लिप लेता है 220 215 के आसपास, वहाँ मेरे हिसाब से बेहतरीन लेवल्स होंगे जहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। और जो हमारे अपसाइड के टारगेट रहेंगे, अगर 2-3 ईयर के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, तो अराउंड 320 से लेकर 350 के अपसाइड के टारगेट हमें दिखाई दे सकते हैं। ओवरऑल सेंटिमेंट इसमें रहेगा जब तक ये स्टॉक 195 के ऊपर ट्रेड करता है। ठीक है, एक जियो फाइनेंस पे भी राय दीजिए। जीरो फाइनेंस में भी एक रीसेंट ब्रेकआउट आया था, बट मुझे लगता है कि यहाँ से इसमें थोड़ी सी मंदी दिखेगी, क्योंकि आरएसआई पर हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट इसके बुलिश रहेंगे जब तक ये स्टॉक 365 के ऊपर ट्रेड करता है। बट फिलहाल इसमें अभी बाइंग अवॉइड करना चाहिए। जब एक बार ये स्टॉक 365 से 370 के आसपास आता है, तब हमें इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए नई पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। वहां से जो हमारे टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 500 से लेकर 525 तक। एक चीज बताइए खास तौर पे लक्ष्मीकांत जी, कि बीएल में किन लेवल्स पे, क्या वहां पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए या इन लेवल से एंट्री की जा सकती है? जी हाँ, वहां पर भी हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी है। 250 से लेकर 220 के जोन में बाय करना है, और वहां पे जो हमारा स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 195 का। जब तक बीएल 195 के ऊपर ट्रेड करता है, तब तक उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। तो संदीप, आपको बेहतर रणनीति लक्ष्मीकांत जी ने बता दी। दोनों अच्छे स्टॉक हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। इंतजार कीजिए करेक्शन का। चलिए बढ़ते हैं आगे। संजय महापात्र साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? संजय जी से लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास मौजूद है। हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL, ये स्टॉक इन्होंने परचेज किया हुआ है 2140 के भाव पे इन्होंने HUL में एंट्री ली हुई है। फिलहाल इनके भाव से ऊपर है ये स्टॉक का। महेश जी, कोई नजरिया तो हम नहीं जान पाए क्योंकि कॉल कट गई है, फिर भी बताइए 2140 की खरीद है, थोड़े मुनाफे में है, यहां से कैसा लग रहा है HUL? डेफिनेटली आज के मोमेंट के हिसाब से तो थोड़ा ठीक लग रहा है, बट आज जैसे कि रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, अब रिजल्ट कैसा आता है उसके ऊपर उसके हिसाब से स्क्रीप का थोड़ा सा स्टॉक का मूवमेंट रहेगा। बट ओवरऑल इनका जो बाइंग रेंज है वो बढ़िया है। अगर ये थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म इनका व्यू है तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए। एक 2450 तक के लेवल जो है इनको स्टडी धीरे धीरे करके 2450 तक के लेवल जो है दिखा सकते हैं। बट देखो आज का रिजल्ट है वो अगर थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव है तो एक बार का वापस से इनको डिप देखना पड़ सकता है। और रिजल्ट ठीक ठाक रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको में बने रहिए 2450 तक के लेवल इसमें दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया आपको मिलता हुआ आपके इस स्टॉक पे ख़ास ध्यान रखिए। अब ज़रा कुछ यूट्यूब से भी सवाल ले लेते हैं, लाइव सवाल लगातार आ रहे हैं। सतीश झांवर साहब हैं, IDFC पे राय जानना चाहते हैं। 127 पर इन्होंने ख़रीदा IDFC लिमिटेड, और इन्होंने 3 महीने का नजरिया जानना चाहे। 1000 शेयर इनके पास, 127 की खरीद IDFC लिमिटेड में। बताइए लक्ष्मीकांत जी, 3 महीने के लिए IDFC लिमिटेड कैसा लग रहा है? जिसमें एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आता दिख रहा है। पिछले 3 से 4 दिनों का अगर पैटर्न देखेंगे तो ये इसके जो प्राइजेस हैं सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। रीसेंट ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है 127 के ऊपर, जहां से स्टॉक 137 से लेकर 145 के रेंज को टच कर सकता है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश ही नजर आ रहा है। और निचले लेवल पे जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 110 के आसपास का। सो मेरे हिसाब से 110 के स्टॉप लॉस के साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें 142 145 के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे IDFC में। अच्छे संकेत IDFC लिमिटेड में नजर आते हुए, तो इसलिए यहां पर बने रहने की आपको सलाह। अरुण राणा है, और बड़ा बेसिक सा सवाल है इनका। जैसा हमने कहा कि शेयर बाजार सबका अधिकार में, आप हर तरह के सवाल पूछ सकते हैं जो भी आप जानना चाहते हैं शेयर बाजार से जुड़े हुए, इक्विटी मार्केट को लेकर। अरुण सुराणा साहब का जो सवाल है वो ये है कि वो 1 लाख रुपए शेयर बाजार में लगाना चाहते हैं। बताएं किस सेक्टर में
इन 1 लाख रुपयों को निवेशित किया जा सकता है? महेश जी बताइए, क्या गाइडेंस होगी इन्हें 1 लाख रुपए शेयर बाजार में लगाना चाहते हैं? डेफिनेटली इनका क्वेश्चन जो है इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, बट यस इनको थोड़े से सेक्टर स्पेसिफिक अगर ये रोटेशन कर सकते हैं तो बढ़िया है कि फिलहाल अभी जो थीम चल रही है उसके हिसाब से केमिकल जो है एक अंडर वैल्यूड थीम है, वहां पे कर सकते हैं। आप देखिए आईटी सेक्टर जो है अब यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि धीरे धीरे रिबाउंड करेगा, तो वहां पे कर सकते हैं। ये कुछ एक सेक्टर है जहाँ पे ये कर सकते हैं। बैंकिंग में है, बैंक ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर ये देखना चाहे तो एचडीएफसी बैंक है, वहां पे थोड़ा सा इनका एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, दीपक नाइट्रेट है, नवीन फ्लोरो है, ये टाइप के कुछ स्टॉक्स है। इसके अंदर ये जो है अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। बीपीसीएल है, उसमें भी थोड़ा सा बाइंग का रुझान है, तो ये कर सकते हैं। बट यस इनका अगर लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट लेकर नजरिया है और स्टॉक स्पेसिफिक में अगर ये ध्यान नहीं रख सकते तो म्यूचुअल फंड इससे ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी ये अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लार्ज कैप स्टॉक है, आईसीआईसीआई ब्लू चिप है या एसबीआई ब्लू चिप फंड है, उसके अंदर भी डाल सकते हैं। बट स्टॉक स्पेसिफिक चाहिए तो हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, वो वाले स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नजरिया, अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो अहम स्टॉक्स महेश जी ने बताया। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, अगर आप रिस्क एपेटाइट आपकी कम है तो आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। हर रोज़ सोमवार से शुक्रवार शाम 4 से 5 हमारा एक शो होता है, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। आप उसमें भी अपने सवाल हम तक का पहुंचा सकते हैं। उस शो को देखते हुए भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। हम सवालों को, अगर आपको म्यूचुअल फंड में कोई गाइडेंस चाहिए तो वहां दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और यूट्यूब से ही सवाल लेते हैं। ज्योति का सवाल है इन्फोसिस पे। 150 शेयर है इनके पास, 1700 के भाव पे इन्होंने इन्फोसिस जैसे क्वालिटी स्टॉक्स में एंट्री की है। तो पहले तो बड़ी इन्हें बधाई देनी होगी, क्योंकि इन्होंने जिस लेवल पे इन्फोसिस में एंट्री ली हुई थी वहां तक ये स्टॉक बेहतर नजर आया, लेकिन अब एक लंबे समय के बाद कंसोलिडेशन के फेज में है। इन सब के बीच में क्या बेहतर राय होगी इन्फोसिस पे, बताएं लक्ष्मीकांत जी। 1700 की थोड़ा ऊपरी स्तरों पे इन्होंने परचेज किया है। वो प्राइजेस आना थोड़ा सा अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस स्टॉक ने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है। उसके बाद से फिर ये स्टॉक वीकली और डेली चार्ट्स पे अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन कर रहा है। सो मुझे लगता है कि इनको इस स्टॉक से एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपवर्ड मोमेंटम दिखाई दे रहा है वो तभी आएगा जब ये स्टॉक 1510 के ऊपर सस्टेन करेगा। जब तक हमें उस पर वीकली क्लोजिंग ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर मौजूद रहेगा। और ये स्टॉक अगर अपना जो पिछला जो लो है, जो कि 1370 के आसपास आ रहा है, अगर वहां पर उसके उसके नीचे फिसल जाता है, तब उसमें हमें सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और फिर इन्फोसिस को जो फिर इन्फोसिस का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमें 1360 और 1340 के आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल 1.5 साल रुकना हो तो क्या उनके लेवल्स आते नजर आ रहे हैं, ताकि कम से कम नुकसान कम हो या कोई कहीं कोई उछाल हो तो वहां निकला जाए? तो एक उछाल देखने को मिल सकता है कि जब इन्फोसिस 1510 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग देता है, तो वहां से एक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, जो कि इस स्टॉक को फिर 1680 टू 700 के लेवल्स तक पुश कर सकता है। बट फिलहाल प्राइस स्ट्रक्चर को देखते हुए वो उस प्राइस तक पहुंचना भी अभी मुश्किल लग रहा है। से एक कॉलर ले लेते हैं, समय कम है। नितिन है पठानकोट से, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस पे इनका सवाल है। नितिन नमस्कार, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पूछिए फटाफट से, आप क्या जानना चाहते हैं इन दो स्टॉक्स पे? सर मेरे पास एचडीएफसी बैंक के शेयर्स है 1497 पर 200 शेयर्स है, और इन्फोसिस के 1538 पर 171 शेयर्स है। ठीक है, नजरिया हमें बता दीजिए। सर शॉर्ट टर्म का नजरिया। शॉर्ट टर्म मतलब 3 महीने? हाँ जी सर। ठीक है, 3 महीने का नजरिया। महेश जी, इन्फोसिस 1538 की खरीद और एचडीएफसी बैंक 1497 की खरीद नजर आती हुई, बताइए क्या राय होगी? देखिए एचडीएफसी बैंक ने अभी रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किए हैं, रिजल्ट ठीक ठाक है, तो उसके हिसाब से इसमें बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस इनका रहेगा तो 1482 से 1485 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो रहेंगे 1560 तक के टारगेट इसमें
देखने को मिल सकते हैं। मीनवाइल इन्फोसिस की अगर बात करें तो इन्फोसिस के रिजल्ट्स उतने अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं। अगर इनका नजरिया थोड़ा शॉर्ट टर्म का है तो ये कहीं ना कहीं पे दूसरे स्टॉक्स में स्विच कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा एक बार का। और इनका अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इन्फोसिस जैसी कंपनी है, शायद नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा ठीक ठाक रिजल्ट पोस्ट कर दे तो इनके भाव भी आ सकते हैं। तो दो टाइप के इसमें है कि इन्फोसिस के अंदर नजरिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे इनको भाव वापस से 1-2 क्वार्टर के अंदर मिल जाए। बट अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो इसको स्विच दूसरे स्टॉक्स में कर सकते हैं। जो भी मार्केट की थीम चल रही है उसके अंदर शायद इनका वो कवर भी हो जाए। ठीक है, तो ये नजरिया, एक रणनीति आपके इन अहम स्टॉक्स पर। चलिए, शो समाप्ति की ओर गए। अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स महेश जी और लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन शेयर बाजार सबका अधिकार में आप हमारे साथ अपने सवालों को जोड़ सकते हैं। तरीका हमने आपको बता ही दिया था, QR कोड स्कैन करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। बहरहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।